नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का आगाज कर दिया जिसका कनेक्शन हर परिवार के सपनों और आकांक्षाओं से जुड़ा है। सरकार कहती है कि आवासीय भू अधिकार योजना के जरिए हर गरीब जरूरतमंद को घर बनाने आवासीय जमीन उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के साथ सरकार एक तथ्य को दावे के साथ जोड़ती है कि जो 21,000 एकड़ जमीन उसने भूमाफियाओं और अवैध कब्जे से छुड़ाई है, उसी जमीन से भूखंड गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सरकार देने जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सरकार लाखों घर मुहैया कराने का दावा करती है। वैसे वोटर को लुभाने सरकार की कई योजनाएं हैं। विपक्ष की बात भी कर लेते हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ वादे कर रही है, जिनमें एमपी में पुरानी पेंशन बहाली, फिर से किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता देने जैसे वादे शामिल हैं। यानी 23 में जंग योजनाओं बनाम वादों की होने वाली है। कौन किस पर पड़ेगा भारी, करेंगे महाडिबेट। मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हर परिवार को, अगर एक घर में 10-10 परिवार है, परिवार का मतलब क्या है? टीकमगढ़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के गरीबों से कह रहा हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, कोई घास फूस की झोपड़ियां में नहीं रहेगा। हम काहे के लिए मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। चुनावी साल 2023 में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का आगाज सीएम शिवराज ने टीकमगढ़ से कर दिया। आवासीय योजना के तहत टीकमगढ़ में ही 10,500 से ज्यादा भूखंड गरीबों को दिए जाएंगे। इसके बाद आवासीय भू अधिकार योजना का फायदा प्रदेश के बाकी जिलों तक पहुंचाएगी सरकार। इधर बीजेपी का दावा कि ये गरीब, निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग का जीवन संवारने की योजना है। आज शिवराज जी ने बहुत बड़ी दैन भू अधिकार पत्र के नाम पर इन नागरिकों को देने का जिम्मा उठाया है। ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी आवासीय भू अधिकार योजना पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार योजनाओं को लॉन्च करने के बाद जमीन पर नहीं उतार पाती। जो वो है शुद्ध है उसके लिए युद्ध करेंगे। हमने युद्ध स्तर के ऊपर काम किया, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 9,000 करोड़ का माफ किया, जिसको शिवराज जी ने खुद ने कबूल कर लिया। तो हम देने वाले काम करते हैं, वादों को पूरा करने वाले काम करते हैं। शिवराज जी कोई घोषणाएं करने का काम करते हैं, जनता ये समझ चुकी है। वैसे चुनावी साल से पहले ही योजनाओं और वादों की लंबी फहरिस्त है, जिनमें बीजेपी सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, सीएम कन्यादान योजना, संबल योजना और युवा स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से किसान कर्ज माफी का वादा, पुरानी पेंशन बहाली, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, बेरोजगारी भत्ता देने जैसे वादे प्रमुख हैं। अब ये जनता पर है कि उसे सरकार की योजनाएं ज्यादा पसंद आती हैं या विपक्ष के किए वादे। हालांकि अभी ऐसे वादों और योजनाओं की नई नई सौगातें जनता को मिलती रहेंगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वाकई वादों और योजनाओं की लंबी फहरिस्त है और ऐसे वादे और योजनाएं अभी जनता को लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन आज जिस योजना का हम जिक्र कर रहे हैं, आवासीय भू अधिकार योजना, कहने को ये महज एक योजना है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं और समझें तो कितने बड़े वर्ग को, कितने बड़े एरिया में, लगभग पूरे प्रदेश में टारगेट करने की कोशिश की गई है। अगर ये जमीन पर उतर जाती है तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये भी आज हम समझेंगे अपने खास मेहमानों से। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ हैं, अवनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक विजयवर्गीय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। भाई, चूंकि चुनावी साल लग चुका है, शुरू हो चुका है, तो फिर हम इस योजना या इस घोषणा को चुनावी क्यों ना माने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लगातार काम करने वाली पार्टी है और हमारे जो आदर्श हैं
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सबसे प्रसिद्ध जो कथन है, सारा बोध वाक्य हम सारे कार्यकर्ताओं के लिए, कि समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को जब तक उचित हिस्सेदारी नहीं मिलेगी सामाजिक संसाधनों में, तब तक मैं समझता हूँ राजनीति भी अधूरी है और बाकी बड़ी बड़ी बातें भी अधूरी हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार होती है तो सबसे पहले अंत्योदय के लिए योजनाएं बनती हैं, सबसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए योजनाएं बनती हैं। तो हमने पिछले 17-18 वर्षों में गरीबों के कल्याण के काम किया है। वैसे तो हमारा जो काम है वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके, कृषि के विकास से लेके, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके हर स्तर पर है, लेकिन समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को किस तरह हम सशक्त बनाएं, और इसके लिए हमारी कोशिश है। और हर जो भी जिसके पास घर नहीं है उसको अगर घर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का जो सबसे बड़ा सपना होता है जीवन का वो पूरा होगा। उन गरीबों का भी जो सपना नहीं देख पाते इतना बड़ा, हमारी जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, उनके नेतृत्व में लाखों गरीबों को देश में घर मिले हैं। और अब मध्य प्रदेश में अभिनव योजना है जिसके जरिए हम मध्य प्रदेश के सभी गरीबों को घर मुहैया कराएंगे। जी, दीपक विजयवर्गीय जी, एक बात और बताइएगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लगभग 8-10 महीने ही शायद चुनाव में बचे हों, आचार संहिता लग जाएगी और कम वक्त हो जाएगा। कैसे इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगे, जमीन पर उतारेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि योजना शुरू हो गई है जी, और धीरे धीरे पूरी होगी। हमने ये नहीं कहा कि 1 साल में या 6 महीने में राम राज्य आ जाएगा, लेकिन हमने पिछले वर्षों में जो कुछ अपना कमिटमेंट पूरा किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण का, किसानों के सशक्तिकरण का, सड़कों के निर्माण का, बिजली की आपूर्ति का, पानी की आपूर्ति का, सिंचाई सुविधाओं के विकास का, हर स्तर पे जो काम किया है, जाहिर तौर पर 1 साल में नहीं किया है, 2 साल में नहीं किया है, हर चीज में वक्त लगता है, लेकिन हमारा कमिटमेंट हमारे काम शुरू होने के साथ दिखता है। और कोई काम अच्छे तरीके से शुरू हो जाए, लोगों को चीज़ें मिलने लगें, इसका मतलब पूरा होकर आएगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये रिकॉर्ड है और जनता इसको मानती है। जी बिल्कुल, तो मैसेज है कि भाई अगर आपको प्लॉट चाहिए तो फिर वोट हमें दीजिएगा, तब अगली सरकार में काम पूरा होगा। अवनीश बुंदेला जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि जमीन पर नहीं उतर पाती हैं, घोषणाएं होती हैं बीजेपी सरकार में लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचती। आपके गृह जिले से शुरुआत हुई, आपके जिले में तो कम से कम पूरी होगी ये योजना। प्रशांत जी धन्यवाद। पहली बात तो मेरे गृह जिले का विषय है, मुझे आज बोलने का मौका दिया, और मुझे इसमें मेरा इसमें अध्ययन भी है। मैंने सुबह इसके ऊपर मेरी कुछ चर्चा भी हुई थी पत्रकार मित्रों से। मैं स्पष्ट कर दूं कि टीकमगढ़ जिले में जहां ये बात कर रहे हैं आज, ये ठीक अच्छे हम स्वागत करते हैं, अच्छी बातों का सदैव स्वागत है, लेकिन ये बात सही है कि भाजपा की कोई भी योजना होती वो एक इवेंट भर बन के रह जाता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है, कितना आगे पाठ पीछे सपाट। अब टीकमगढ़ की आप बात सुन लें, टीकमगढ़ में 278 एकड़ जमीन, ये खुद विधानसभा में प्रश्न लगाया गया था, वो भी एक भाजपा विधायक के द्वारा। 278 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी, पट्टीधारी जमीन थी, आदिवासियों दलितों की जमीन थी, वो वहां के कुछ खास लोगों के, खासकर जो भाजपा से जुड़े हुए नेताओं के पास जा चुकी है, कलेक्टर से बार बार परमिशन लेके परमिशन मंजूर करा के। तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दोबारा भी वैसा हो जाए, मतलब ये जो आप जो 600 स्क्वायर फीट के जो प्लाट बांट रहे हैं उसमें देखिए क्या होता है, आगे तो भगवान मालिक है। बाकी टीकमगढ़ की जहां तक बात है, मैं इस पर एक चुटकी लेना चाहूंगा साहब। यहाँ की स्थानीय नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, उनकी इस कार्यक्रम से दूरी के क्या मायने हैं? क्या हम ये माने कि पूरी तरह से उमा भारती जी अब मध्य प्रदेश की भाजपा की राजनीति में अब दूर की कौड़ी बन गई हैं, क्योंकि यहाँ कहीं दिखाई नहीं दी? तो कुछ सवाल हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात मैं प्रशांत जी ये मानता हूं कि राजनीति सदैव मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। आपने देखा होगा, ठीक है भाजपा कुछ भी कहते हैं, वो हिजाब ले आते हैं, बीच में मंदिर ले आते हैं, वो तमाम तरह की चीजें ले आते हैं, दीपिका पादुकोण की बिक्री भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन हम तो साफ कहते हैं साहब राजनीति होना चाहिए हमेशा मुद्दों पर, और हम उन्हीं मुद्दों पर प्रशांत जी जनता की बात को उठाने का प्रयास करते रहे। आप देखें आज भी हमारे मसले वही हैं, मुद्दे वही हैं कि महंगाई, आप देखें हमारे आज भी मुद्दे बेरोजगारी हैं, खराब सड़कें हैं जो वर्तमान में है, जो जिस तरह से डैम बह रहे हैं, इनकी सड़कें बनते बनते टूट रही। हमारे आज भी मुद्दे वही, भ्रष्टाचार जो निरंतर 18 साल से खरपतवार की तरह शिवराज सरकार में जम चुका है, तो हमारे वही मुद्दे हैं। क्योंकि आप देखें आज भी स्थिति ये है कि आप योजना लॉन्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं क्या 18 साल में आज तक आपने कोई काम नहीं किया, कोई योजना लॉन्च नहीं की? आप तो ऐसे करते हैं कि साहब हम ये कर, भैया अभी तक कहां सो रहे थे आप? जो भी चीजें लेके आते ऐसे उसको करते हैं, ऐसा आप वो इवेंट बनाते जैसे पहली बार कर रहे हो। अगर पहली बार कर तो इससे स्पष्ट होता है कि 18 साल में आपने कुछ काम नहीं किया। क्योंकि आज भी आप देखें मध्य प्रदेश में आप निरंतर कह रहे हैं खेती को लाभ का धंधा बनाना, हर चीज का क्रम चलता है ना, चीजें धीरे धीरे जब आप काम करेंगे। प्रशांत जी बताएं
किसान कर्ज माफी की जो बात होती है, ये भाजपा का एक बहुत दुखती रग है। ये कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जबकि विधानसभा के पटल पर इनके मंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 12.5 करोड़ कर्जा माफ हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम पेंशन बहाल करेंगे तो इसमें क्या बुराई है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की जो योजना थी हम उसको बहाल करेंगे, तो क्या गलत है? भाजपा कहते गलत है, हम बात नहीं करेंगे। इन पर भी मैं आऊंगा अवनीश जी, जो आपने कहा पुरानी पेंशन बहाली या किसान कर्ज माफी, क्या इसके पीछे आपका आधार होगा, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, हम केंद्र में बीजेपी की सरकार का थोड़ा सा जिक्र कर लें। 2014 के बाद 2019 में कई ऐसी योजना आई जिनमें उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, कहा जाता है कि इन योजनाओं का बड़ा फायदा 2019 में मिला, लोकप्रियता में बड़ा योगदान है इन योजनाओं का केंद्र की बीजेपी का। इस योजना से क्या इनकी तुलना कर सकते हैं क्या, आज जो आवासीय भू अधिकार योजना का आगाज हुआ है? देखिए प्रशांत जी, वो जो योजना है राष्ट्रीय स्तर की योजना है, तो यदि आप तो उसका उद्देश्य भी यही था कि जो आम गरीब वर्ग है उसको जो सिलेंडर नहीं खरीद सकता, बेसिक सपोर्ट जो होता है, एक सिलेंडर खरीदने का जो खर्च होता है वो तो कम से कम एक सरकार उपलब्ध कराई दे। काफ़ी हद तक उन्होंने उसको किया भी। फिर ये सवाल भी आया कि दोबारा रिफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी बात आई। लेकिन आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री आवास की जो योजना है, आप उज्ज्वला से भी ऊपर केंद्र सरकार ने उसको रखा था। और हर कार्यक्रम में आप देखेंगे ना कि कहीं भी ये आवास देने का कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री आवास देने का कार्यक्रम होता है, तो प्रधानमंत्री जी भी होते हैं। मध्य प्रदेश में भी 2-3 कार्यक्रम वो हो चुके हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी थे। लेकिन ये जो आज जिस योजना का अनाउंसमेंट हुआ है और जिसकी शुरुआत टीकमगढ़ से की है, आप ये देखिए कि ऐसा ना हो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये स्कीम गेम चेंजर स्कीम साबित हो जाए। क्योंकि देखिए जमीन एक ऐसी चीज है प्रशांत जी, जिसकी आवश्यकता हर वर्ग को होती है। यदि आप अरबपति खरबपति को भी देखोगे तो वो जमीन की बात करता है। और सरकार यदि निःशुल्क जमीन दे रही है, फिर उस पर मकान भी बना रही है, तो योजना तो ठीक है। आप इम्प्लीमेंटेशन पे कोई भी सवाल उठा सकते हैं कि 2023 के चुनाव से पहले कितनी इम्प्लीमेंट होती है। ये तो सरकार का विषय है, उनकी पार्टी का विषय है कि वो अपने वोटर तक कैसे पहुंच पाती है। और उसका जो टारगेट है 51% वोटर को, तो वो उसी की दिशा में बढ़ रही है कि एक जो है स्कीम को, एक हितग्राही को वो चिन्हित कर रही है और लगातार वो उस दिशा में काम भी कर रही है। तो ये जो स्कीम है, अभी तक इस तरह की स्कीम नहीं आई कि जिसमें आपके पास जो जमीन उपलब्ध हो, आप हर किसी को 600 वर्ग फीट का एक प्लॉट दे दें। जैसे आपको याद करिए, जो अर्जुन सिंह जी की सरकार थी तो झुग्गी वालों को पट्टे दिए गए थे, उस स्कीम का फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। तो उसको जब आप देखेंगे कि जब बड़े शहरों में कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब वर्ग है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके वर्ग की बार बार मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं कि 10-10, 12-12 लोगों का परिवार है, वो अलग एक घर में रह नहीं पाते, ऐसे शहरों में भी बहुत सारे परिवार होंगे। यदि उनको आप मकान बना के भी देते हैं तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के हित में होता है। और ये ऐसी मुझे लगता है कि चुनावी साल है, ऐसी बहुत सारी स्कीमें अभी आएंगी, क्योंकि जो पुरानी स्कीमें वो तो कंटिन्यू है ही। अभी यदि आप तीर्थ दर्शन यात्रा पर जा रहे हैं और उसको और अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे प्रशांत जी, तो कमलनाथ जी की सरकार के समय ये सवाल उठा था कि इन्होंने वो स्कीमें बंद कर दी जो पॉपुलर थी बीजेपी की। उसमें तीर्थ दर्शन भी थी, लैपटॉप स्कीम भी थी, बहुत सारी जो चीजें थी। और इसका जिक्र देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी उसका करती है और उनका याद दिलाती है कि कमलनाथ जी की सरकार जब आई थी तो कौन सी स्कीमें बंद हुई। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, तो उसका उस हिसाब से वो फायदा लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा रोशनी इस पर भी डालिएगा, कैसे उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश है। एक बड़ा वर्ग सरकार कह रही कि गरीब, निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग तक को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन फिर बात वही आ जाती जो आप कह भी रहे हैं कि कितना इंप्लीमेंट होता है ये। देखिए सरकार के पास डेटा तो है, आपके पास यदि जो भूमिहीन लोग हैं, जो बीपीएल में रजिस्टर्ड है, उसके डेटा की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि हमारे पास हर जिले में इतनी भूमि हो गई है कि हम लोगों को मुफ्त में दे सकते हैं, आप ये बहुत बड़ा काम है प्रशांत जी। इसमें बहुत सारी शिकायतें भी मिलेंगी, गलत हितग्राहियों को देने के मामले भी आएंगे, लेकिन जरूरत यही है कि आप इसको कितनी तेजी से अमल में लाते हैं। ऐसा ना हो कि लोगों के लिए ये जो स्कीम है दिवा स्वप्न बन जाए। तो आप जानते कई बार ये जो है आपको बैकफायर भी करता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपको नहीं मिला लोगों को लाभ तो आपको लाभ ही लाभ राजनीतिक मिले, इससे राजनीतिक नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि जब आप लोगों की
आकांक्षाएं जगाते हैं, लोगों की सबको उम्मीदें जगाते हैं, वो जब पूरी नहीं होती है तो आप निराशा होती है। तो 2018 में क्या हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ? आप संबल जैसी बड़ी योजनाएं थी, लेकिन लोगों को नहीं भरोसा हुआ, जो भी कारण हुआ, कांग्रेस 15 साल बाद सरकार में आ गई। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। दीपक विजयवर्गीय जी, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कई बार ऐसी योजनाएं बैकफायर भी करती हैं। आपने सपने तो जगा दिए, लेकिन अगर सपने पूरे नहीं कर पाए, जिक्र अवनीश जी भी कर रहे थे कि भाई घोषणाएं तो आप बहुत करते हैं, लेकिन वो घोषणाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, इस पर सवाल बरकरार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणा की है वो हर योजना बिल्कुल पूरी होती है और जिस स्तर तक जाना चाहिए उस स्तर तक पहुंचती है। पिछले 17-18 वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, हमने 100 से ज़्यादा योजनाएं शुरू की हैं और करोड़ों लोगों को उसके जरिए लाभान्वित किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ये एक प्रमुख कारण है, क्योंकि लोगों ने 50 सालों तक कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं जो केवल टाइम काटने में यकीन करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अधोसंरचना का विकास किया, कृषि का विकास किया, महिलाओं का सशक्तिकरण किया, गरीबों का कल्याण किया। आदरणीय गुप्ता जी ने जो बात कही है कि संबल योजना के बारे में, संबल योजना के लिए समय चाहिए था। एक्चुअली जितने बड़े पैमाने पर वो शुरू होनी थी, प्रदेश के हर गरीब को उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए पूरी तरह सरकार पूरा सपोर्ट सिस्टम उसके जरिए बना रही थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एकदम चुनाव आ जाते हैं और मतदाता के सामने अचानक कोई दूसरी पार्टी ऐसा लालच जैसा कर दे जिसको पूरा करना भी संभव नहीं होता। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता लगातार दावा करते हैं कि उन्होंने कर्ज माफ़ी कर दी। मेरा उनसे आग्रह है कि पहले ये बताएं कि कितना साइज़ का कर्ज था। मध्य प्रदेश का जो कर्ज का साइज़ है वो 70,000 करोड़ से ज़्यादा का है, और अगर ये कह रहे हैं कि हमने 8,000 माफ़ कर दिया है तो ये माफ़ी नहीं है। किसी का 10,000 का कर्ज और 800 रुपये माफ़ कर दिया तो ये कर्ज माफ़ी नहीं है, ये मूर्ख बनाने का काम है। और मैं समझता हूं कांग्रेसियों को सच सामने रखना चाहिए। कमलनाथ जी में इतनी समझ जरूर होगी, उनको मालूम हो कि मध्य प्रदेश में किसानों के इसी मसले पर आना भी चाहता था। अवनीश जी, इसी पर आपसे जवाब भी चाहूंगा कि भाई वो पैसा कहां से आएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, किसान कर्ज माफी का भी आप जिक्र कर रहे हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा 15 महीने या 1.5 साल की सरकार में आपने माफ कर दिया। पुरानी पेंशन का भी मैं जिक्र कर लूं, जिस तादाद में या जिस अमाउंट में कर्मचारियों की सैलरी जाती है, अगर आप पुरानी पेंशन बहाली करेंगे तो उससे ज्यादा पेंशन जाएगी। आज बहुत अच्छी बात कही, आज बहुत अच्छा प्रश्न है प्रशांत जी आपका। मतलब किसानों के 70,000 करोड़ के कर्जे के लिए हम सवाल कर रहे हैं कि कहां से आएगा। मतलब कर्मचारियों के पेंशन का जो बजट आना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको तो उसका बजट है मात्र 8200 करोड़, मतलब लगभग 10,000 करोड़ रुपए के अंदर। ठीक है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम, मैं किसी व्यापारी का नाम नहीं लूंगा, जो सबसे बड़े जो व्यापारी है मध्य प्रदेश के, बहुत बड़े व्यापारी है, कोई बिल्डकॉन नाम का, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आपको मालूम उनका एनपीए वर्तमान में बैंक में कितना है? कितना है आपको मालूम? ये तो भाग गए क्या वो देश छोड़? नहीं, अभी हैं लगभग 80,000 करोड़ का वो कर्जा मिला उनको बैंक से। ये तो चलो, ये तो ईमानदार है, वो काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि मध्य प्रदेश में कम से कम काम कर रहे हैं। बाकी आपको मालूम जो व्यापारी जाके विदेश जाकर बैठ गए हैं, चाहे मेहुल चौक से हो या कोई भी हो, XYZ, चाहे वो माल्या हो, आपको मालूम कितना कर्जा माफ हुआ है? 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद कितना कर्जा माफ हुआ है? आप जानकारी निकालें, 3,72,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है। मतलब आप इतना कर, और निरंतर हुआ ये आंकड़ा। आप देश की बात कर रहे हैं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कह रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। प्रशांत भाई, सालाना बजट कितना है और उसमें आप कितना बजट आप किसानों की कर्ज माफी के लिए निकाल सकते हैं, ये बताइए ना। अगर बाइफरकेशन करेंगे तो उसमें आपको मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी मिल जाएगा। पहली चीज हमने शुरुआत से कहा, देखिए, और आज इनको क्या है, जब कांग्रेस कोई वादे करती है तो इनको रेवड़ियां लगती हैं, और ये निरंतर जो इन्होंने देश को गर्त में धकेला है, जो कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को हम खाने की थैलियां दे रहे हैं 5-5 किलो की। मतलब आपने देश को गरीबी में झोंका है। आप देखें, उसके पहले का आंकड़ा निकालें, ये था कि हाँ 20 से 25% लोग, 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आपने क्या किया? आपने उल्टा कर दिया, आपने 70% लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। यह साबित होता है कि आपने काम किया नहीं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी। मुझे आप बताएं, मध्य प्रदेश में आज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। प्रशांत जी, इसके ऊपर भाजपा जवाब दे, श्वेत पत्र जारी कर दे कि कहां उपयोग किया, क्योंकि बात फिर वही आती है जो विधानसभा में उठी थी कि आपने इन पैसों को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में उपयोग किया, जनसंपर्क के माध्यम से। ठीक है, आपने इन पैसों इवेंट किए। तो बात वही है प्रशांत जी, हम फिर कहेंगे
दीपक विजयवर्गीय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने बहुत सारी बातें कह दी, जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास पर आता हूं। आधारित करना दीपक जी, चाहिए। जी देखिए, मैं समझता हूं जी। कि कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं को कोई भी चीज सामने रखते समय तथ्य सारे जान लेना चाहिए। तथ्य रखें सर। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता, पूरी बात सुन लीजिए, आपका पक्ष होगी, मेरी बात के बाद भी आप जवाब दे सकते हैं जी। मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन संचित थी, और वो आज की नहीं थी। पिछले 500-700 सालों में जब से सिंचाई सुविधा राजा भोज से लेकर विकास हुआ आज की तारीख तक, वो सारा था। लेकिन उसके बाद हमने 45 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया है, मतलब 500% हमने 500% से ज्यादा काम किया है। मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी तो केवल 40,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सबने मिला के नहीं किया, उससे दुगना काम। मैं इसी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि भाई अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप इसमें खर्च होता है, पूरी बात जी। सर, मैं सबसे बड़ी पेंशन के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो पेंशन की व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई और 30, 40, 50 साल तक जब तक चलती रही, क्योंकि उस समय लोगों के वेतन होते थे 100 रुपए, 150 रुपए, और वो बुढ़ापे में गुजारे के लिए ना उसमें सेविंग हो सकती थी। लेकिन जब राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी के समय चर्चा शुरू हुई। ये पूरी बात सुन लीजिए अवनीश जी, राजीव गांधी के समय, दीपक जी नहीं पूरी बात सुना, आप फिर वही बात, पूरी बात जब तक नहीं सुनेंगे तब तक। देखिए, ऐसा है, राजीव गांधी के समय ये पेंशन बदलने के बारे में नरसिम्हा राव जी के समय फाइनल बना, और चूंकि कांग्रेस पार्टी कभी इस बारे में फैसला नहीं ले पाती थी, इसलिए भाजपा की सरकारें जब भी आई हैं, सरकार ने फैसला लिया है। क्योंकि इस देश में अगर 20 करोड़ गरीब है, 20 करोड़ बुजुर्ग हैं, तो सबको पेंशन मिलना चाहिए। केवल सरकारी कर्मचारियों को पूरा हो गया है। देखिए, फिर से ये भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं कि राजीव गांधी जाने जाते कंप्यूटर क्रांति के लिए, राजीव गांधी कांग्रेस जानी जाती, जो कांग्रेस ने हमने पीएसयू बनाए जिनको आप बेच रहे हो, कांग्रेस जानी जाती जिन्होंने हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जिनको आप बेच रहे हो, कांग्रेस जानी जाती है जो हमने रेलवे बनाई, एयरपोर्ट बनाए जिनको आप बेच रहे हो। ठीक है, मैं वक्त कम है, दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, मैं फिर पुरानी मसले पर आता हूं। दिनेश जी, मध्य प्रदेश सरकार की, शिवराज सरकार की कई फ्लैगशिप योजना रही। अरे अवनीश जी, दिनेश जी से मेरा सवाल है, दिनेश जी, कई फ्लैगशिप योजनाएं रही शिवराज सरकार की और उनका लाभ भी मिला है, कई दूसरे राज्यों ने भी फॉलो किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर योजना का आपको लाभ मिले ही। दूसरा, किसान कर्ज माफी जैसी योजना या पुरानी पेंशन वाली, लगता है कि कुछ माइलेज ले जाएगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, कर्ज माफी का कोई भी किसी की जितने लोगों को फायदा हुआ है वो तो उस योजना ठीक है के लिए ठीक मानेंगे। यदि आप लाडली लक्ष्मी का लाभ लोगों को मिल रहा है, फिर लाडली लक्ष्मी 2 आई है, तो निश्चित तौर पर लोगों को उस सरकार के प्रति, योजना के प्रति भरोसा पैदा होता है। तो कोई भी जिससे लाभान्वित है वो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो जानता है कि जब दूसरी सरकार के या दूसरी पार्टी के जो एजेंडे में जो चीज नहीं है तो फिर वो अपना लाभ क्यों छोड़ना चाहेगा। तो होता है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी कई कारणों से हो जाती है कि यदि आपको लाभ नहीं मिला है, आपको हितग्राही जरूर हैं, यदि कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में कोई नुकसान हुआ है तो बहुत सारे इन्हीं के कारण हुए। 2 तरह के विचार हमने प्रशांत जी इस दौरान देखे थे। एक तो ये देखिए, कमलनाथ जी अक्सर ये कहते थे पैसे नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन जब शिवराज जी आए तो लगातार उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पैसे नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं संसाधन जुटा के, जो लोग उनका कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा हो, कोई भी हितग्राही हो उनका जो है, उन्होंने उस पर उसको इन्वेस्ट किया, उस पर उन्होंने अपने एक वोट बैंक मजबूत करने के लिए काम तो कर रहे हैं। ये दोनों का फर्क है बेसिकली। जी, भले ही उसके लिए कर्ज भले ना लेना पड़ा हो या जहां से भी व्यवस्था करनी पड़ी हो, लेकिन पैसों की व्यवस्था की। अब ये जरूर देखना होगा कि आवासीय भू अधिकार योजना इंप्लीमेंट कैसे होती है और कब तक, 8 से 10 महीनों में कहां तक ये जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।